हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पावर प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि फ्रेंड्स आप यूपी आर्मी नेल जेई की या किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और हमेशा की तरह आपको वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आंसर करना है, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल इज़ द प्रोसेस ऑफ। तो सबसे पहले आपको बताना है कि कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल का कार्बोनाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लो ये आपका कोल है, तो इस कोल को हमको कोक में बदलना है, तो ये जो प्रोसेस होगा उसे ही हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। अब ये प्रोसेस में होता क्या है, तो जब हमारा ये कोल होगा, इसमें क्या होता है कि कुछ जो है मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी कम होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको 48 घंटे के अंदर 48 ओवर में और हीट करते हैं, वो भी अब्सेंट ऑफ एयर, यानी कि एयर की अनुपस्थिति में इसको हम गर्म करेंगे। तो ये 48 घंटे में कोल से ये आपका क्या बन जाएगा, कोक बन जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है कि ये प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रांगली हीटिंग कोल कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 48 आवर इन दी अब्सेंस ऑफ एयर। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए इन ए क्लोज्ड वेसल। और कोक के साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, कोल गैस, क्योंकि उसके अंदर कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगी, तो ये जो मॉइस्चर है वो निकल जाती है जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन IES 2002 में पूछा गया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। लिस्ट फर्स्ट में दिया गया है टाइप ऑफ कोल और सेकंड में दिया गया है प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे आपको मैच करना है लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और उसके बाद में कोक। अब यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है और इसका आंसर देना है। आप सभी को पता है जो कोयला होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर आता है आपका पीट। तो एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है, सबसे पहली क्वालिटी है इसका जो कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज किस में होता है, एंथ्रेसाइट के अंदर होता है। यदि हमारा जो कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो उसकी जो वो हार्ड होगा और हाई कार्बन कंटेंट की वजह से उसकी हाई हीटिंग वैल्यू होगी। और सबसे ज़्यादा कार्बन होगा तो उसके अंदर लेस एस कंटेंट होगा, यानी कि जब वो जलने के बाद में उसके अंदर सबसे राख जो है वो सबसे कम प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे एंथ्रेसाइट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो ये बी ऑप्शन है वो किससे मैच हो जाएगा, थर्ड से मैच हो जाएगा, यानी कि हमारा जो बी है वो थर्ड से मैच हो जाएगा, क्योंकि थर्ड में क्या लिखा गया, वेरी हार्ड एंड हाई हीटिंग वैल्यू। फिर हम बात करते हैं एंथ्रेसाइट के बाद में बिटुमिनस कोयले की। अब बिटुमिनस जो कोयला होता है वो हार्ड होता है लेकिन उससे कम हार्ड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन का जो परसेंटेज है वो होता तो ज़्यादा है लेकिन इससे कम होता है, लेस होता है एंथ्रेसाइट से। तो जैसे जैसे कार्बन का कंटेंट कम होगा तो उसमें एस कंटेंट भी ज़्यादा होगा, वोलेटाइल मैटर ज़्यादा होगा और उसका हीटिंग वैल्यू भी उससे कम होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो जो है सी जो है बिटुमिनस जो है वो किससे मैच हो जाएगा, हाई एस कंटेंट एंड लेस वोलेटाइल मैटर। वोलेटाइल मैटर तो यहाँ पे कम होता है लेकिन एस कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ये जो आपका सी है वो फोर्थ से साथ मैच हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और फिर लिग्नाइट की बात करते हैं। तो लिग्नाइट फिर उससे थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो ये जो आपका किससे मैच हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके, उसके अंदर वोलेटाइल मैटर ज़्यादा होगा और उसके अंदर जो फ्लेम भी होगी वो भी धुएं के साथ में जर्न होगा, यानी कि बर्न्स विथ फ्लेम। तो ए जो है वो आपका सेकेंड के साथ में मैच हो जाएगा। और फिर लास्ट में दिया गया है आपका कोक जो है वो मैंने आपको अभी बताया था। वो कोक क्या होता है, कोक होता है आपका आर्टिफिशियल फ्यूल डिराइव्ड फ्रॉम कोल। और कोल से कोक कैसे बनाते हैं वो मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा। बस आपको सिंपली
कोयले के बारे में जितने भी टाइप हैं वो सभी पता होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तो आपका आंसर ईजिली दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन ए कपल्ड सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर 0.9 is the dryness fraction of steam in the separating unit and 0.95 is the dryness fraction in throttling unit. What is the approximately value of dryness fraction of the steam sample? तो यहाँ पे आपको फाइनल जो स्टीम जो आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो बताना है। फाइनल ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा? यदि मैं बात करूँ x1 जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है, x1 ड्राइनेस फ्रैक्शन वो किसका है? वो आपका है सेपरेटिंग थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर का जो है वो 0.9 जो दिया गया है इसको हम x1 मान लेते हैं, और जो आपका स्टीम का है दूसरा ड्राइनेस फ्रैक्शन जो थ्रोटलिंग यूनिट का है उसको मैं यदि x2 मानूँ तो जो फाइनल आएगा वो आपका x1 इंटू x2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 0.9 0.9 इंटू दूसरा क्या दे रखा है 0.95, यदि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आपका x आ जाएगा जो 0.855 है। अब देखिए कभी भी आपको डायरेक्ट आंसर देना हो तो यहाँ पे जब भी आप हाई वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे वो पॉइंट में होगी तो उससे कम ही आएगी वैल्यू। जैसे यहाँ पे 9 इंटू 9 कितना होगा 81, यानी कि 0.8 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है आपका डायरेक्ट बी क्लियर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोड्यूसेस 1000 मेगावाट ऑफ पावर, यानी कि प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब हमारा जो आउटपुट है वो कितना है 1000 मेगावाट। इफ़ द कोल रिलीजेज 900 इंटू 10 टू द पावर 7 किलो जूल पर आवर ऑफ एनर्जी, देन व्हाट इज द रेट एट विच हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द पावर प्लांट। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा आउटपुट है कितना 1000 मेगावाट। इसको ध्यान से करना है, यदि आपको पहले इसको सोल्व करना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इफ़ द कोल रिलीजेज, यानी कि कोल जो हीट देगा वो कौन सी होगी, इनपुट होगी। तो हमारी हीट इनपुट कितनी है 900 इंटू 10 टू द पावर 7 किलो जूल पर ओवर है, लेकिन यहाँ पे ये मेगावाट में दी है तो हम भी इसको मेगावाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मेगावाट में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो वोट जो होता है वो जूल पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे देखिए 900 इंटू 10 टू द पावर 7, और ये जो है आपका किलो है डिवाइडेड बाय ओवर है तो मैं क्या करूँगा इसको 3600 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि इसको सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। और 10 टू द पावर 7 को मैं क्या करता हूँ 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 3 ऐसे लिख देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। अब ये जो किलो में तो पहले से ही था, और ये 10 टू द पावर 3 और साथ में मल्टीप्लाई होगा तो मेगा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आपको 4 से डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये 100 होगा तो कितना आ जाएगा 25 और 2 जीरो बच जाएंगे। तो ये 2500 मेगावाट हीट जो है वो कोयले से आ रही है, लेकिन आउटपुट हमको कितना मिल रहा है 1000। तो जो 2500 माइनस, यानी कि हमारा जो इनपुट है वो कितना है 2500 और हमारा आउटपुट कितना है 1000। तो ये जो आपकी बाकी की जो हीट है वो क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, यानी कि हीट रिजेक्टेड हो रही है। तो हमारा जो आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। वैसे ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, लेकिन मैंने आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया ताकि कोई भी स्टूडेंट जो नया स्टूडेंट होता है डिप्लोमा वाला उसको कोई दिक्कत नहीं आए। रैंकाइन साइकिल इज ए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, आइसोट्रोपिक एंड इरिवर्सिबल साइकिल। इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि आप सभी दे सकते हैं, क्योंकि जितने भी साइकिल होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं ऑटो, डीजल, ड्यूल, एटकिंसन, स्टर्लिंग, बहुत सारे साइकिल होते हैं। मैंने आपको कई बार अलग अलग साइकिल बताए हैं। तो ये सभी के सभी साइकिल जो होते हैं वो रिवर्सिबल साइकिल होते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा, और इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं रैंकाइन साइकिल से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ सकूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट ट्रू पर्टेनिंग ए लेटेंट हीट। देखिए दो टाइप की हीट होती है, आप सभी को पता है। एक होती है आपकी लेटेंट हीट और दूसरी होती है आपकी सेंसिबल हीट। तो यदि मैं बात करूँ सेंसिबल
हीट और एक दूसरी होती है आपकी लेटेंट हीट। तो सेंसिबल हीट किसकी वजह से होती है? हीट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि जहाँ पे मान लो हीट फ्लो हो रही है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, वो हीट जो होगी वो आपकी सेंसिबल हीट होगी। लेकिन यदि हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे यदि फेज चेंज करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? आपका लेटेंट हीट। यानी कि जैसे मान लो मैं बात करूँ 0 डिग्री जो आपका सेल्सियस पे वाटर है, ठीक है, और इसको मैं 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन वाटर से आइस में कन्वर्ट करने के लिए जो मुझे हीट देनी पड़ेगी या हीट रिलीज़ करनी पड़ेगी, उसी हीट को क्या बोलेंगे? हम लेटेंट हीट बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग सप्लाई ऑफ लेटेंट हीट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट ट्रू परटेनिंग द लेटेंट हीट। तो कौन सा गलत दिया गया है? पहला दिया गया है नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग सप्लाई ऑफ लेटेंट हीट, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है कि फेज चेंज की वजह से आपकी लेटेंट हीट होती है। सेकंड दिया गया है इट्स वैल्यू इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए जो लेटेंट हीट होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, वो कांस्टेंट रहती है, वो मटेरियल पे डिपेंड करती हैं, इसलिए जो बी ऑप्शन दिया गया है ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। सी देख लेते हैं। फॉर वाटर इवोपोरेटिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट्स वैल्यू इज अबाउट 2250 किलो जूल पर किलोग्राम। आपने कई बार न्यूमेरिकल किए होंगे तब वहाँ पे ये वैल्यू देखी होगी, ये वाटर के लिए होती है लेटेंट हीट, तो ये भी सही है। एट क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन हैज़ ए मिनिमम वैल्यू, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लूइड हुज प्रॉपर्टीज इन ऑल इट्स 3 फेजेज आर मेड यूज इन थर्मोडाइनमिक्स। यानी कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसकी तीनों फेज यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फेज, जो तीनों फेज हैं वो आपके थर्मोडाइनमिक्स के अंदर यूज़ होती हैं? अमोनिया, फ्रीऑन 12 वाटर या फिर थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो वाटर हो जाएगा। आप सभी को पता है वाटर जो है वो आइस के रूप में भी यूज़ आता है और लिक्विड में होता है तब भी यूज़ आता है, और स्टीम तो टरबाइन जो है सब चलते हैं स्टीम से, तो तीनों फेज इसमें यूज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर स्टीम इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है। इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ स्टीम अबव विच इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिक्विडिफाई द स्टीम बाय प्रेशर अलोन। यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे यदि हम कितना भी प्रेशर लगा लें तो उस प्रेशर से हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी उस स्टीम को हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम? क्रिटिकल टेम्परेचर। और सिमिलरली मैं यदि बात करूँ क्रिटिकल प्रेशर की तो वही डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज़ द प्रेशर ऑफ स्टीम अबव विच इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिक्विफाई द स्टीम बाई टेम्परेचर एलोन। यानी कि ऐसा प्रेशर जहाँ पे सिर्फ हम टेम्परेचर चाहे कितना भी चेंज कर ले लेकिन क्रिटिकल प्रेशर पे हम उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, यानी स्टीम को हम लिक्विड में नहीं बदल सकते। तो ये वैल्यू जो है एग्जैक्ट वैल्यू की मैं बात करूं स्टीम की तो क्रिटिकल प्रेशर जो है और क्रिटिकल टेम्परेचर जो कितना होता है 374.15 डिग्री सेल्सियस, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती हैं। लेकिन आप इसको 375 याद रख सकते हैं या 374 भी याद रख सकते हैं। और जो हमारा प्रेशर है वो कितना होता है एग्जैक्ट वैल्यू यदि मैं बताऊं तो वो होता है 225.65 बार होता है। मैं इसको याद रखता हूँ 222 बार, आप भी इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 375 और 225, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 375 और 225। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है और जेईई से रिलेटेड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, या तो क्रिटिकल टेम्परेचर पूछ लेगा या प्रेशर पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मैं चाहता हूँ क्योंकि गेट में पूछा गया है इसलिए क्वेश्चन तो थोड़ा अच्छे लेवल का है ही, तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए। ए स्टीम प्लांट हैज़ द बॉयलर एफिशिएंसी ऑफ 92%, टर्बाइन एफिशिएंसी of 94%, generator efficiency of 95% and cycle efficiency of 44%. If 6% of generated power is used to run the auxiliaries, the overall
प्लांट एफिशिएंसी इज़, तो यहाँ पे प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी बतानी है, यानी कि NO बताना है आपको, ये कितना होगा। तो वीडियो को पॉज करना है और इसका आंसर देना है। यहाँ पे वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो प्लांट की एफिशिएंसी हमको ओवरऑल निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, सभी जितनी भी एफिशिएंसी होती है उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो आपकी बॉयलर एफिशिएंसी, उसके बाद में आपको दे रखा है टरबाइन एफिशिएंसी, उसके बाद में जनरेटर एफिशिएंसी और साइकिल एफिशिएंसी, उसके बाद में ऑक्सिलरी एफिशिएंसी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको घुमा दिया है। लास्ट में देखिए आप, इफ़ 6% ऑफ जनरेटेड पावर इज यूज टू रन द ऑक्सिलरीज द ओवरऑल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी एफिशिएंसी आपको नहीं दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे। 6% ऑफ जनरेटेड पावर इज यूज टू रन द ऑक्सिलरीज, इस लाइन को आपको समझना है। यानी कि जो हमारी ऑक्सिलरी एफिशिएंसी है वो कहाँ से आएगी। देखिए टोटल जो एनर्जी आपको मिल रही है उसमें से 6% जो है वो यूज़ आ रही है किसको, ऑक्सिलरीज, यानी कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनको चलाने के लिए। तो बाकी कितना बचा 96, तो 94 जो है % जो है वो आपकी ऑक्सिलरी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब आपको वैल्यू दी गई है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो बॉयलर एफिशिएंसी आपको कितनी दे रखी है 92%, तो ये आपकी 92 हो गई। और टरबाइन 94, 0.94, और जनरेटर एफिशिएंसी कितनी देर की है 95, तो 0.95। उसके बाद में साइकिल एफिशिएंसी 0.44 दे रखी है, यानी 44% दे रखी है, और ये आपकी 94% हो गई। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं, ये जो 44 है इससे कमी आएगी, लेकिन ऑप्शन नज़दीक दे रखे हैं इसलिए आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना है, क्योंकि गेट में कैलकुलेटर होता है इसलिए थोड़ा ऑप्शन नज़दीक रखते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जो है आपकी 0.3397 आएगी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 34 के आसपास आ जाएगा, 34%। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, ओवरऑल एफिशिएंसी में जितनी भी आपको एफिशिएंसी दे रखी हो उन सबको मल्टीप्लाई करना, बॉयलर हो, टरबाइन हो, जनरेटर हो या साइकिल की एफिशिएंसी दे रखी हो, सबको मल्टीप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग प्रेशर लिमिट ऑफ ए रैंकाइन साइकिल द हाईएस्ट एफिशिएंसी अकर फॉर दी। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किस में आती है, सुपर हीटेड साइकिल, आपका सैचुरेटेड साइकिल, रीहीट साइकिल या फिर रीजनरेटिव साइकिल। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। रीजनरेटिव साइकिल जो होता है उसका जो एफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि कार्नोट एफिशिएंसी जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, क्योंकि ये आइडियल कंडीशन वाली एफिशिएंसी है। तो इसके इक्वल, यानी कि लगभग इसके इक्वल, यानी इसके जो नज़दीक होती हैं वो आपकी रीजनरेटिव एफिशिएंसी होती है। इसीलिए जो मैक्सिमम एफिशिएंसी कौन सी हो जाएगी, रीजनरेटिव साइकिल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फायर ट्यूब बॉयलर। ये क्वेश्चन बहुत बार करवा चुका हूँ, यदि आप मेरे पावर प्लांट के वीडियोस देखोगे तो मैंने ऐसे बहुत क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन IAS में पूछा गए हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि फायर ट्यूब वाले कौन से हैं और आपके वाटर ट्यूब बॉयलर कौन से हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा। लोकोमोटिव बॉयलर, कोचरन, कॉर्निस, लैंकेशायर, ये जितने भी बॉयलर हुए वो आपके फायर ट्यूब होते हैं, लेकिन बैबकॉक, विल्कॉक्स, स्टर्लिंग, बेंसन, ये बॉयलर जो है ये आपके वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं। और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। यदि आपको देखना हो तो पावर प्लांट की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाइए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंस थ्रू बॉयलर विल नॉट हैव। देखिए आपने एक बॉयलर का नाम सुना होगा, बेंसन बॉयलर। बेंसन बॉयलर होता है उसके अंदर कोई ड्रम यूज़ नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो वहाँ पे ड्रम क्यों नहीं यूज़ होता है, तो उसी का नाम है वंस थ्रू बॉयलर। यानी कि वंस थ्रू का मतलब क्या है, वंस थ्रू का मतलब है जो आपकी स्टीम जो फॉर्म होती हैं और स्टीम फॉर्म से बाद में सुपर हीटेड कंडीशन में जाती है, वो सिंगल ट्यूब के अंदर जाती हैं। यानी कि मैं बताऊँ, फ्रॉम स्टीम फॉर्मेशन टू सुपर हीटिंग इट इज़ डन इन ए सिंगल कंटिन्यूस ट्यूब, यानी एक ही ट्यूब के अंदर जाती हैं और बीच में कोई ड्रम, हेडर्स, स्टीम सेपरेटर कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वंस थ्रू बॉयलर विल नॉट हैव ड्रम्स,
हेडर्स एंड स्टीम सेपरेटर। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वंस थ्रू बॉयलर जो है वो वर्क करता है क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर, यानी कि सुपर क्रिटिकल बॉयलर है वंस थ्रू, और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका बेंसन बॉयलर। स्टीम एट एग्जिट फ्रॉम द नोजल हैज़, तो आपको यहाँ पे बताना है जो हमारा नोजल होता है उसके एग्जिट पे स्टीम कैसी होती है, हाई प्रेशर और लो वेलोसिटी या हाई वेलोसिटी और लो प्रेशर या इक्वल। यहाँ पे आपको ऑप्शन देख के आंसर देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप सभी को पता है नोजल का काम क्या होता है। ये आपका नोजल होता है जिसका एरिया कंटिन्यूसली रिड्यूस होता है, तो इसका काम होता है वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना। तो यदि ये वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसके एग्जिट पे जो है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो हमारा जो आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा, लो प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी, क्योंकि इसका काम होता है काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करना। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। कहने का मतलब है वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो नोजल का काम होता है काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करना और प्रेशर एनर्जी को डिक्रीज़ करना। कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन टू, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंडिंग होती क्या है। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। आपने नाम सुना होगा प्रेशर कंपाउंडिंग, वेलोसिटी कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग क्या होती है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो जो हमारा टरबाइन होता है उसके ऊपर स्टीम आती है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी, यानी कि वर्किंग कंडीशन से भी ऊपर उसकी वेलोसिटी होती है। तो उस वेलोसिटी को रिड्यूस करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग, यानी कि वेलोसिटी को रिड्यूस करना ही कंपाउंडिंग कहलाता है। अब ये रिड्यूस क्यों करते हैं, क्योंकि टरबाइन जो होता है वो जनरेटर के साथ में वर्क कर सके, यानी कि टरबाइन कैन सिंक्रोनाइज विद जनरेटर। तो जनरेटर की जो वर्किंग रोटेशनल स्पीड जो होती है उसी के ऑलमोस्ट इक्वल जो है टरबाइन की स्पीड होगी, तभी वो क्या करेंगे, वर्क कर पाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूस टरबाइन स्पीड। और ये प्रेशर कंपाउंडिंग और वेलोसिटी कंपाउंडिंग दो टाइप की होती है मेनली। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डज चोक्ड फ्लो थ्रू ए नोजल इम्प्लाई। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये बताना है कि चोकिंग क्या होता है। यदि आपने पहले से चोकिंग के बारे में सुना है तो इसका आंसर आप इजीली दे पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, चोकिंग का सिंपली ये मतलब होता है जो हमारा नोजल होता है, ये जो नोजल का एग्जिट होता है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो आपका मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम यानी कि क्रिटिकल प्रेशर, और जो मास फ्लो रेट है वो भी मैक्सिमम होता है। यानी कि यदि किसी भी नोज़ल है उसका यदि मास फ्लो रेट मैक्सिमम हो जाए उसके थ्रोट पे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, चोकिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन देखते हैं, डिस्चार्ज इज मैक्सिमम, बिल्कुल सही है। नोजल इज़ ब्लॉक्ड, चोकिंग का मतलब ब्लॉक्ड नहीं होता है, वहाँ पे मास फ्लो रेट मैक्सिमम होता है, यानी कि उससे ज़्यादा मास फ्लो रेट नहीं होता, इसलिए हम उसे चोकिंग कहते हैं। तो ये जो सेकंड है ये गलत हो जाएगा, ब्लॉक नहीं होता है। नोजल एग्जिट प्रेशर इज लेस देन और इक्वल टू क्रिटिकल प्रेशर। तो जो हमारा प्रेशर है वो मैंने अभी आपको बताया था क्रिटिकल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। फ्लूइड वेलोसिटी एट द थ्रोट हैज़ रीच्ड सोनिक वेलोसिटी, तो सोनिक वेलोसिटी हो जाती है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। सिंपली आपको चोकिंग का मतलब ध्यान क्या रखना है कि वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो क्रिटिकल प्रेशर होता है और मास फ्लो रेट मैक्सिमम होती हैं, और इसी को मैक्सिमम मास फ्लो रेट की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, चोकिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 15 क्वेश्चन थे। आपको ये बताना था है कि 15 में से आपको कितने आ रहे थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।